नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूं, एथिक्स। और आज हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में, और ये एथिक्स की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आगे भी आप इस चीज़ को एक्सेस कर पाए, है ना। तो समझते हैं कि एथिक्स क्या होती है। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ तो 250 नंबर का एक फोर्थ पेपर जीएस में आपका इसी का होता है ना। और 250 मार्क्स का होता है। तो अगर ऑल इंडिया रैंक अच्छे सिक्योर करनी है तो 250 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, है ना। बट इसके आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, और आपको इसका एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कितना अध्ययन होना चाहिए। अल्टीमेटली आपकी फैचिंग, अर्थात आपकी समझ अवधारणात्मक और साथ ही साथ तथ्यात्मक दोनों समझ कैसी होनी चाहिए, ये हम जानें। यानी कंसेप्चुअल और साथ ही साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास कितने हो, ताकि आपका आंसर बहुत ही एक प्रभावी हो, ताकि आप वो एक अच्छे अंकों के साथ आपको रैंक दिला सके। तो यही आज का इसका टॉपिक है। तो अपन आज का पहला वीडियो है इस चीज़ को लेकर, और मैं समझाना चाहता हूँ सारी चीज़ बहुत ही बेसिक तरीके से। इसके अगर नोट्स भी चाहिए आपको पूरे प्रॉपर वे में, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो नोट्स भी आप आसानी से ले सकते हैं। बट हाँ, मेन मुद्दा है इसको समझना, क्योंकि नोट्स भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। वहाँ पर आपकी समझ, आपकी अवधारणा, आपके तथ्य जो आपने अपने आंसर या अपने मुद्दे को लेकर गढ़े हैं, वही चीज़ आप तक साथ जाएगी। तो आज अपन बात कर रहे हैं एथिक्स फॉर आईएएस और स्टेट पीसीएस, और इसमें हम बात करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो खाई होती है। जो चीज़ थ्योरेटिकली बात की जाए या अवधारणात्मक और प्रायोगिक रूप से जो होती है, और जो वास्तव में अवधारणात्मक रूप से विद्यमान है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितनी दूरी है, यही एथिक्स। अर्थात कहा जाता है कि सत्य बोलो। मान लो कि एक सिंपल सा मैंने उदाहरण लिया आपके सामने। अब सत्य बोलो ये एक थ्योरी है, ठीक है। लेकिन आप वास्तव में कितना सत्य बोल पाते हैं, या उस सत्य के आधार पर कितनी अ, कितनी सिचुएशंस या परिस्थितियों को मैनेज कर पाते हैं, ये सारी चीज़ क्या करती है, प्रैक्टिकली बात करती है। तो मैं एक उद्देश्य को लेकर आपके सामने आता हूँ कि राइट और रॉन्ग की अगर बात की जाए, तो अगर अपन यहाँ पर आते हैं और राइट और रॉन्ग की में अपन बात करें कि सबसे पहले राइट क्या चीज़ होती है, ठीक है। और उसको हम कैसे तय करते हैं कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, ठीक है। ये तय कैसे होता है, दो चीज़ अपन मेन मुद्दे, और उसके साथ जुड़ता है फिर क्या, हैप्पीनेस, ठीक है। तो हैप्पीनेस क्या होती है, ये भी आपको देखना है। राइट, रॉन्ग, हैप्पीनेस, और साथ ही साथ जुड़ता है आपका वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज यानी मूल्य, मूल्य के साथ जुड़ता है मोरालिटी, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ जुड़ती है फाइनली आपके सामने क्या आती है, एथिक्स। ये देखो, अब इसको समझते हैं कि राइट आपके सामने पहला आया चीज़ कि ये सही क्या चीज़ है, और सही को कैसे कहा जाता है कि ये सही है, ठीक है। यानी अपेक्षित तौर पर अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर बात की जाए कि जैसे भगत सिंह थे, वह हमारे लिए क्या थे, एक आदर्श थे। यानी हमारे लिए एक वो सही व्यक्ति थे, हम उनके कार्य को सही ठहराते हैं। लेकिन उन्हें ही जो अंग्रेजी सरकार थी या हुकूमत थी, उन्होंने उनको क्या घोषित किया था, आतंकवादी घोषित किया था, और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था इस उद्देश्य से। तो वो उनके परिप्रेक्ष्य में क्या हो, कुछ और हुए, और हमारे परिप्रेक्ष्य में कुछ और हुए। तो राइट और रॉन्ग सिचुएशनल होता है। सही बात आई समझ में। कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य सही या गलत सार्वत्रिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हर चीज को उसकी स्थिति प्रज्ञ जिसको बोला जाता है, उसकी स्थिति को देखकर, उसके परिप्रेक्ष्य को देखकर, उसकी बाहरी परिस्थितियों के साथ उसको देखा जाता है। और यही चीज़ आपको एज ए प्रशासक के रूप में जब आप जाएंगे, तो आपको निर्णय लेने में काम आएगी, है ना। आपका आपका हर निर्णय एक समाज पर प्रभाव छोड़ेगा। हर निर्णय और हर विज़न जो आपको रूल दिया जाएगा, लॉ दिया जाएगा,
रूल ऑफ लॉ, जिसके आधार पर आप तय कर पाएंगे कि समाज को कैसे प्रशासित करना है, ठीक है। और उस प्रशासन के दौर में आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेने होंगे भिन्न भिन्न परिस्थितियां में, तो वहां पर आपकी जो एक मनस्थिति हो वो बहुत ही स्वस्थ होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो राइट और रॉन्ग का निर्णय कैसे लेना है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी हम एथिक्स को पढ़ेंगे। और फिर सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है, जो कि पाश्चात्य चिंतक जो थे जेरेमी बेंथम, उनके बिहाफ पर भी हम समझेंगे इस बात को। और फिर मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है, हम उनको भी समझेंगे। और फिर आपके पास मोरालिटी क्या आती है, इस बिंदु को भी मैं परिभाषित करूंगा। और इन सब का समअप जो होता है वो होता है एथिक्स। ये कैसे इनसे जुड़ती है, ये बात भी सारी चीज़। अर्थात देखो, मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए इस बात की कि डेमोक्रेसी क्या होती है, आप क्या जानते हो डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास डेमोक्रेसी से आप क्या अर्थ निकाल रहे हो, ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यस, यही तो है बात आपके सामने भी। अब क्या आ रहा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ रही, अर्थात कहने का अर्थ क्या हो रहा कि एक व्यक्ति और का एक वोट, चाहे वो व्यक्ति कितना ही साधन संपन्न हो या किसी भी वर्ण कुल से हो, उसका एक व्यक्ति का मूल्य एक वोट। लेकिन जब संविधान सभा की बात चल रही थी तो वहां पर ये मुद्दा उठा था कि एक वोट का मूल्य एक होना चाहिए। और मूल्य की अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पर जो चीज़ आती है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं रह जाती दोस्तों, यहाँ पर फिर आती है आपकी सोशल डेमोक्रेसी भी आती है। और फिर यहाँ पर आती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसीज, यानी कहने का अर्थ है कि वो सामाजिक डेमोक्रेसी की बात भी कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के साथ वो रह सके, और कोई भी गरीब और अमीर की जो बहुत बड़ी खाई है वो न रहकर लगभग, एक्चुअली प्रैक्टिकल तो है नहीं वो सब के सब समान हो जाए, लेकिन लगभग उनके अंदर जैसे कि गरीबी आमतौर पर दूर हो जाए। तो ये जो तीनों चीज़ आ रही थी कि तीनों प्रकार से हम स्वतंत्र हो जाएं, डेमोक्रेसीज आ जाए उसके अंदर, तो ये बात है। तो ये वैल्यू बेस्ड है, और इसको लिंक कैसे करना मैं आगे के वीडियोस में समझाऊंगा कि इन चीज़ों को। और उसके बाद आती है मोरालिटी क्या होती है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब मोरालिटी की बात करते हैं हम, तो हमारा और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य, अगर हम एक नोड हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो समाज पर क्या प्रभाव छोड़ रहा है, हमारा क्या अस्तित्व है, ये सारी चीज़ें से जुड़ती है। और एथिक्स जो होती है, नैतिकता की जिसकी हम बात करते हैं, वो मूल्यों के साथ कैसे जुड़ती है, हमारे एक्ट के साथ, हमारे कृत्यों के साथ कैसे, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये कुछ जो टॉपिक्स थे, या इन चीज़ों को हम आगे चलकर समझेंगे। लेकिन हमें कोई संत महात्मा नहीं बनना है, कोई प्रवचन नहीं देना है, इसलिए मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों की थ्योरीज कैसे लिखें, लेकिन अल्टीमेटली हमें आंसर कैसे लिखना है ना। आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, मेन वो चीज़ है, अपने को तो अल्टीमेटली मार्क्स गेन करना है और समझ को डेवलप करना है, वो समझ जिसके बिहाफ पर हम आगे डिसीजंस ले सकें समाज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रशासक हम कुछ निर्णय ले सकें, न कि हमें कुछ कथावाचक बनना है, ठीक है। तो हम उसके लिए पहली सीढ़ी होगी हमारी आंसर राइटिंग क्या हो। तो आंसर राइटिंग करने के कुछ स्पेसिफिक लॉज में समझा देता हूँ कि सबसे पहले थ्योरेटिकली आपके पास थोड़ा सा इन्हेंसमेंट हो, थ्योरेटिकली आप थोड़े से ठीक हो, आपकी थ्योरी, आपकी अवधारणा इसको लेकर, किसको लेकर, एथिक्स को लेकर अच्छी हो। अगर इस पेपर में, तो आपको अपने आंसर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि पहला थ्योरेटिकली आप हो, और दूसरी जो चीज़ आ रही है कि फैक्चुअली भी आपका थोड़ा, यानी जो तथ्यात्मक ज्ञान हो वो भी अच्छा हो। अच्छा होने का अर्थ है कि उस मुद्दे से रिलेटेड आपकी तथ्यात्मक समझ थोड़ी कैसी हो, क्लियर हो, और उसके बाद अवधारणा भी अच्छी हो। और उसके बाद तीसरी जो बात आपके सामने इससे रिलेटेड आती है, वो आती है कुछ एग्जाम्पल भी आपके पास इसके हो, कि ताकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने आंसर को थोड़ा सा मजबूत बना सके, और उसको थोड़ा सा और क्लियर, साफ कर सके, ठीक है। और
तो ये दो तीन चीज आपके पास आपके आंसर राइटिंग में होनी चाहिए, तभी जाके आपका आंसर हो सकता है। और कुछ केस स्टडीज भी अगर हो आपके सामने तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना। कहीं से अगर ऐसी आई तो अगर कुछ केस स्टडी भी अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये तीन चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अपने आंसर्स में। और फॉर्मेट तो याद ही होगा कि सबसे पहले क्या लिखना है आपको, इंट्रो लिखना है, फिर उसे कुछ बॉडी बनाना है और फाइनली उसको कंक्लूड कर देना है। तो ये तो स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर नहीं भी होगा तो 20-20-60 का रेशियो रहता है, ये आपको सभी को याद है, 20 और 20, ठीक है, और 60। अगर मैं बात करूँ इसको तो यहाँ पे इसको 60 कर सकते हो आप, और ये 20 है ना। यानी कहने का अर्थ है कि 20% जो वेटेज हमको देना है वो आपको इंट्रो में देना है, ठीक है, और 60% जो वेटेज देना है वो बॉडी में देना है, और अगेन 20% देना है वो कंक्लूजन में देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए, तभी जाकर आप उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइनली मैं बात आता हूँ कि राइट क्या चीज़ होती है। सत्य, राइट मतलब सही किसको बोलते हैं, पहला टॉपिक इसी का, ठीक है। तो अपन अगर चलें तो समझे कि राइट क्या चीज़ होती है ना। तो राइट होता क्या चाहिए, सही किसको हम कहते हैं कि ये चीज़ सही है, ठीक है। मैंने पहला एग्जांपल आपको समझाया कि सही किसको कहते हो आप लोग, कि ये सही है। तो नैतिकता के अध्ययन में अगर बात की जाए तो, या नीति शास्त्र के अध्ययन में अगर बात की जाए कि सही क्या होता है, तो जिसको प्राप्त करने के साधन सही हो, यानी जिसको प्राप्त करने का या जिस मूल्य जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करते हो उसमें साधन या माध्यम का चयन क्या किया गया है, साध्य जो साधन होता है वो क्या किया गया है, अपने उद्देश्य को वो संतुष्टिपूर्ण है कि नहीं। तो मीन्स की अगर मैं बात करता हूँ, मीन्स या जो आपके पास होता है या मीडियम जो होता है या जो भी साधन होता है, ये अगर आपके सही है, राइट है, और आप किसको, अपने ऑब्जेक्ट को या अपने रिजल्ट्स को या अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, यस आई बात समझ में, इसको प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास मीन्स सही है, साधन का उपयोग साध्य सही है, रास्ता सही है, तो आप राइट हो। आई बात समझ में, सही किसको कहा जाता है, ये आपके आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अब आप अपने लैंग्वेज में इसको आंसर में कैसे भी लिख सकते हो। तो ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली ये फैक्ट आपके पास होना चाहिए। और यही फैक्ट मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। तो नीति शास्त्र में इसी चीज़ की आवश्यकता है कि अगर आप अपनी मोरल नीड्स को कंप्लीट अगर करना चाहते हो तो ये चीज़ होती है। और रॉन्ग किसको बोलते हैं, रॉन्ग भी तो होगा कोई ना कोई चीज़, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, तो रॉन्ग किसको बोला जाता है ये भी अपन को समझना है, ठीक है। हम किसको कहेंगे, अब तो आप अच्छी तरह से कह सकते हो कि आपके जो जो मीन्स है, जो रास्ते हैं या जो माध्यम है, जिस माध्यम से अगर अपने उद्देश्य वो अनुचित रहे, मीन्स अगर आपके क्या रहे, अनुचित रहे, तो वो क्या हो सकते हैं, आपके गलत रास्ता हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, गलत कहते हैं। हमारे रिजल्ट्स, हमारे अंतिम गोल को प्राप्त करने के लिए अगर हमने साधनों का सही प्रयोग नहीं किया, हमारे माध्यम मेथोडोलॉजी अगर हमारी सही नहीं है, तो वो रॉन्ग कहलाता है। और राइट वही कहलाता है कि हमने साधनों का सही प्रयोग किया है हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और इसी को हम कहते हैं व्यवस्था का जन्म होता है। और यही व्यवस्था आज हम प्रशासन के तौर पर देखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो चीज़ आती है कि जो मोरल नीड्स को निगेट करता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या होता है कि जो मोरल नीड्स, यहाँ पर मोरल नीड्स क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आपका मीडियम या मीन्स सही था। यहाँ पर मोरल नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अर्थात कहने का अर्थ है कि ये माध्यम से सही नहीं। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने लेता हूँ, हैप्पीनेस, सुख, है ना। ये तो आम जीवन में भी इस चीज़ का तो याद होना चाहिए कि सुख क्या होता है, सुख किसे बोलते हैं। आपके अनुसार सुख क्या है, आप जस्ट कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में। लेकिन एज ए एथिक्स के अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, तो एथिक्स के अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे कि हैप्पीनेस होता है वो सेटिस्फाई, है ना, या सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है कि कौन सेटिस्फाई है या नहीं है। आई बात समझ में। तो संतुष्टि, सुख का अर्थ ये होता है कि अनुभूति का विषय है, अर्थात कहने का अर्थ है कि हम कितने संतुष्ट होते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद जो अनुभूति होती है हमें, है ना, किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद जो हमें अनुभूति होती है, उस अनुभूति को हम क्या बोलते हैं, सुख बोलते हैं। लेकिन उस सुख का एक समानुपातिक रिश्ता भी होता है, किसके साथ, संतुष्टि के साथ। हम उस निर्णय को प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। अब संतुष्टि के अलग अलग
पैमाने निकलते हैं। ठीक है, क्या क्या पैमाने हो सकते हैं? एस्थेटिक्स नीड्स भी कह सकते हो आप इसको। ये नीड्स क्या होती है? ये एस्थेटिक नीड्स क्या बोला जाता है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, है ना। तो एस्थेटिक की बात की जाए तो इसके अंदर एस्थेटिक नीड की अगर बात की जाए तो ये जो नीड्स वो होती है, एक प्रकार से हम सर्वोच्च चीज़ों को प्राप्त करते हैं, और इसमें इसमें हमें वो एक संतुष्टि का एक बहुत बड़ा इसमें एक रिमार्क छुपा होता है कि हम हमारे जितने भी सौंदर्य की बात कर रहे हैं हम, या जितना भी हम हर प्रकार से एक अच्छे दिखने वाली बातें हैं, तो वो नीड्स इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये भी इसका मुद्दा है। एक होती है क्या, इंटेलेक्चुअल नीड्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल नीड्स कितनी कंप्लीट होती है, ये आप अपने हिसाब से कभी नहीं। ठीक है, यहाँ पर हिसाब कुछ नहीं चलता है, अर्थात कि ये नीड्स अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो भी चीज़ है। तो हैप्पीनेस का जो मानक आता है, वो मानक इन चीज़ों के साथ जुड़ जुड़कर आपके पास आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल नीड्स भी सेटिस्फाई हो सकती है आपकी, है ना। ये नीड्स सभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है क्या, मॉरल नीड्स होती है। ठीक है, मॉरल नीड्स हो गई। उसके बाद आपके सामने एक आता है मटेरियलिस्टिक्स नीड्स, जिसको बोलते हैं हम मटेरियलिस्टिक्स नीड्स, है ना। मटेरियलिस्टिक नीड्स की बात करें तो क्या चीज़ आ रही है, इसके अंदर क्या आप समझते हो, है ना। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात समझने वाली बात है, इसके भी मैं कुछ सब पार्ट करूंगा, जिसमें एक आता है सोशल, और क्या आ सकते हैं, इकोनॉमिकल, और एक और आपके सामने आता है इसका बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड। तो ये तीनों नीड्स जो सेटिस्फाई होती है, ये तीनों प्रकार की मांग या जो भी हमारी आवश्यकता अगर संतुष्ट होती है, जो कि इस नीड्स में आती है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक नीड्स में आती है, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये, और इन तीनों को अब अपने पास अगर मैं इसको एक पेज में करूँ, तो ये जो चीज़ हैप्पीनेस को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि हैप्पीनेस क्या है, तो आपके सामने दोस्तों ये चीज़ आ रही है कि ये चीज़ हैप्पीनेस जो होती है कि सेटिस्फैक्शन के मूल्यों पर आधारित होती है। और सेटिस्फेक्शन कौन कौन तरीके का, ये सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये बौद्धिक स्तर की हो गई, और ये नैतिक स्तर की हो गई, और ये भौतिक स्तर की हो गई। और भौतिक स्तर में आपका आ गया सामाजिक, आपका आ गया आर्थिक, और आपका आ गया बायोलॉजिकल या जैविक, जिसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपकी भौतिक आवश्यकता होती है। तो इन तीनों की तो वही से साथ में जो ऊपर है, इन सब की अगर पूर्ति होती है दोस्तों, तो हम कहते हैं कि हम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपका जब आंसर राइटिंग करें आप, तो ये चीज़ें आप उसके अंदर इंक्लूड करें। अगर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं, आप फिर सोचते रहिएगा, है ना। तो ये जो चीज़ मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होता चला है, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें आ रही है, ये अगर आपको समझ में आती है तो आपका आंसर इसके अंदर होता है। तो यहाँ से अब आता है जेरेमी बेंथन का चिंतन जो आ रहा है, उसके अनुसार अगर कहा जाए तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादातर लोगों के लिए सुख जो होना चाहिए उसी को मानते हैं। और ये विचार जो है जेरेमी बेंथन के चिंतन से उभरा है, जिसमें मूल भाव यह है कि सभी मानव सुख की ओर अग्रसर होने की दृष्टि रखते हैं, विचार रखते हैं, और पीड़ा से बचते हैं। ये एक आमतौर पर है। और इसका मूल कारण अगर मैं परिभाषित करूं दोस्तों, तो वो है कि सामान्यतः मानव जीवन के अनुभव जो होते हैं, इस दिशा में संकेत देते हैं कि सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है, कैसा देखा जाता है कि मानव की गतिविधियां, मानव की सोच और उसकी एक्टिविटीज, क्रियाकलाप या सुख की आकांक्षा से संबंधित होते हैं। ये नोट्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं। और उसके साथ आप देख सकते हो कि सुख एक अनुभूति है जो मानव जीवन के चार मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से सुनिश्चित होती है। कौन कौन सी, यही चार जो दिख रही है आपको सामने, है ना। तो ये जो चीज़ आ रही है कि एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल, मॉरल्स और मटेरियलिस्टिक, ये जो चार मेन आवश्यकता हैं, इनकी अगर पूर्ति होती तो हम कहते हैं कि आप सुख की दृष्टि से देखे जा रहे हो, आप अपने विचारों को सुख की दृष्टि से देखते हो। और अगर मैं बात करूँ मटेरियलिस्टिक, इसमें आपका यूपीएससी का सिलेक्शन भी एक मायने रखता है। तो ये नीड्स किसके अंदर आ रही है, ये मटेरियलिस्टिक नीड्स के अंदर आ रही है। तो आपको ऐसे समझना। और ऐसे समाज जिसमें नागरिक के अधिकार का सम्मान हो, अधिकार क्या होता है वो एक अलग मुद्दा है, फिर कभी मैं समझूंगा। लेकिन हाँ,
ऐसा समाज या ऐसे समाज जिसके नागरिकों के अधिकार का सम्मान हो, स्वतंत्रता का सम्मान हो, मोरल नीड्स की पूर्ति हो, और उसकी आवश्यकता है, उसकी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति हो। ये सब जब होता है तो इन इन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका क्या, आपका जो बनता है वो बनता है सुख क्या है, और उसके साथ जुड़ता है वैल्यूज, मूल्य क्या होता है, मूल्य आधारित जीवन और मूल्य विहीन जीवन क्या होता है। ये भी बहुत बड़ी एक आमतौर पर जो दार्शनिकों में होती रहती है फाइट्स कि वैल्यूज़ क्या होती है, और वैल्यूज़ के अलग अलग पायदान भी होते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि डीपली हेल्ड, है ना, गहरे स्तर पर कोई चीज़ जकड़ लेती है आपके मस्तिष्क को, आपके विचार को, आपकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को, तो वो हम क्या कहते हैं, वो वैल्यूज से जुड़ती है, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्या है ये, डीपली हेल्ड, ठीक है। साथ ही साथ जुड़ता है बिलीफ। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का उद्देश्य है। और बिलीफ, बिलीफ क्या होता है, आस्था। और ये एक ऐसा गोंद है जो एक बार चिपक गया तो फिर, है ना, ताउम्र। और आस्था के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, है ना। आप अच्छी तरह से जानते हो, और आस्था की वजह से आज विश्व कहाँ पहुँच गया है ना। ठीक है, आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन हमको अल्टीमेटली थोड़ा सा बैलेंस्ड रहना। तो आस्था के बारे में बात करें तो जो लोग गहरे स्तर पर आस्था से जुड़े होते हैं, यहाँ से मूल्यों का एक विवरण तय होता है ना। तो व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ थिंग। तो राइट और रॉन्ग के जो मूल्य होते हैं, और उनकी उनकी परिभाषा कैसे तय होती है, ये एक क्षेत्र विशेष पर भी हो सकती है, एक तंत्र विशेष में भी हो सकता है ना। तो और परिभाषा, उसके बाद समय के साथ परिवर्तन कैसे हो सकता है, और समाज के स्तर पर जितनी भिन्नता देखते हैं, चाहे वो जनजाति है या कुछ और भी है, ये सारी चीज़ व्यक्ति के स्तर पर कितनी भिन्नताएं दिखती है, वैचारिक जितनी भी होती है, एक्टिविटी के तौर पर। उसके बाद कुछ मूल्यों की सार्वभौमिकता भी इसके अंदर जुड़ती है। और किसी व्यक्ति के मूल्य में जो जो प्राथमिकता होती है, जो एक दूसरे पर क्या करती है, निर्भर करती है, वही उसकी एक शक्ति या शांति के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात मैं एक एग्जांपल लूँ कि किसी व्यक्ति के मूल्य में सकारात्मक तथा दूसरे व्यक्ति के मूल्य में नकारात्मक, ये क्या चीज़ हो सकती है, जैसे उदाहरण शांति, अहिंसा। और अगर यूँ बात की जाए कि मूल्यों का सकारात्मक रूप वो नकारात्मक रूप में, जैसे सेवा, सहिष्णुता, अहिंसा, निष्पक्षता, सत्यवादिता, प्रेम, एवं नकारात्मकता क्या हो सकती है, घृणा, स्वास्थ्य, लोभ, हिंसा, ये आदि चीज में हम इन मूल्यों को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और मूल्यों के रूप में श्रेणीकृत अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो क्या करूंगा मैं, जैसे श्रेणीकृत स्थिति, इसकी एक विशेषता यह भी है कि कोई व्यक्ति के मूल्य में प्राथमिकता का क्रम भिन्न भिन्न भी हो सकता है, जैसे शांति, सेवा, सत्यवादिता। इसलिए मूल्यों की एक विशेषता बनी रहती है, ठीक है, लेकिन यही एक साथ में होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि कुछ मूल्यों का स्वरूप सार्वभौमिक माना जाता है। जैसे सार्वभौमिक मूल्य क्या होते हैं, शांति, अहिंसा, सेवा, सत्यवादिता, इनको में से मान सकते हैं। तो ये आपके आंसर राइटिंग में कुछ फैक्ट इंक्लूड करने हैं ना, ये कोई कथा नहीं है। अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है आपको आंसर में कैसे इंक्लूड करना है। और कुछ मूल्यों की बात की जाए तो उनका वर्गीकरण परिवार और समाज के आधार पर भी किया जाता है। व्यक्तिगत मूल्य, परिवार से जुड़ा हुआ मूल्य, और समाज से जुड़ा हुआ मूल्य, ये बात भी हो सकती है। और मूल्यों का वर्गीकरण का क्षेत्र विशेष आधार पर भी किया जाता है, जैसे पर्यावरणीय मूल्य। तो ये बिंदु भी आपको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है, अपना जो आंसर लिखें आप। और अगले बिंदु की अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो और क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे मूल्य को कार्य व पेशा के आधार पर समझा जाता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे प्रोफेशनल वैल्यू, प्रोफेशनल एथिक्स, सिविल सर्विस वैल्यूज़, जो कि आज आपके आज नहीं, मतलब जब भी एग्ज़ाम होगा तब आप सिविल सेवा में जाएंगे तब वहाँ पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो भी एक एक प्रकार के क्या हो गए, आपके प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशन बेस्ड हो गए, है ना। और मूल्यों को सार्वजनिक व निजी परिप्रेक्ष्य में भी समझा जाता है। अच्छा, वेरी गुड। ये जो
ये जो मैंने कुछ शब्द कहे कि मूल्य जो होते हैं वो सार्वजनिक और निजी परिप्रेक्ष्य में भी समझाता है। सार्वजनिक मूल्य जिनको हम कहते हैं वो मूल्य सार्वजनिक जीवन के मूल्य होते हैं, और निजी जीवन के मूल्य आपके निजी तौर पर होते हैं। और इनकी अगर दोस्तों हम बात करें तो मानवीय मूल्यों में आप क्या समझते हो और उनकी विशेषता क्या होती है, ये कभी सोचा है आपने? तो उनके कुछ स्रोत भी हो सकते हैं कि अब तक जितने भी मूल्य का निर्माण हुआ है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जितने भी वैल्यूज फॉर्मेशन की अगर बात की जाए कि वैल्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, वैल्यूज क्रिएट कैसे हुए, तो उसके अंदर सबसे सबसे ऊपर क्या आता है, बोलो? रिलीजन। किसी को कहने की जरूरत है? यानी किसी भी रीजन के अंदर कोई व्यक्ति रहा होगा, लेकिन रिलीजन उसके पीछे पड़ा होगा, कोई ना कोई रिलीजन को तो मानता होगा। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है और ऊपर उठने लगे हैं, है ना, सारी चीज़ें लॉजिकल होने लगे हैं लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी में आते आते, तो है ना। बट उसके उसके पहले तक तो क्या कहना, धर्म अपने स्तर पर ही था, है ना। तो उसके बारे में कुछ, तो जो मूल्यों का निर्माण होता है वो उनके कुछ स्रोत होते हैं। तो पहला स्रोत क्या हो गया? धर्म हो गया। और दूसरे स्थान पे अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो सकता है? आपका आपका सोशल लाइफ हो सकती है ना, सोशल लाइफ भी हो सकती है ना, सामाजिक जीवन हो सकता है। उसके बाद आपका आपका लॉ हो सकता है, ठीक है, विधि जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं अंतर आत्मा या कंसेंसस। कॉन्सेंसस जो होता है, कंसेंसस भी हो सकता है, अंतःकरण, अंतर आत्मा, ये भी हो सकती है। और एक होता है, और इसके बाद आता है इंट्यूशंस। इंट्यूशंस ये क्या होता है? ये सहज ज्ञान, अंतः ज्ञान। और फिर आपके पास आता है प्रोफेशन, ठीक है। तो ये भी प्रोफेशन या पेशा जो होता है, तो ये भी आपके क्या होते हैं? ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो चीज़ आ रही है कि वैल्यूज़ का फॉर्मेशन कहते हो कैसे होता है, तो ये रिलीजन के माध्यम से भी आ सकता है, सोशल लाइफ के माध्यम से भी आ सकता है, कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के भी आप आधार पर आ रहे हो। कंसेंसन, अंतर ज्ञान, सहज ज्ञान, इंट्यूशंस और प्रोफेशंस, इन मुद्दों के बेस्ड से आपके पास आंसर आते हैं। और मूल्यों के निर्माण में परिवार व शैक्षणिक संस्थान की भूमिका सबसे अग्रणी रही हुई है ना। और उसके बाद मूल्यों के विकास की प्रक्रिया जो होती है, मूल्य कहाँ से परिभाषित होता है, इस संदर्भ में मैं माता की यानी मदर का जो रोल है सबसे अहम होता है इसमें, है ना। प्रथम वो प्राथमिक है, सेवा, सहिष्णुता, ये सारी चीज। मौलिक मूल्यों का विकास शुरुआत परिवार से ही होती है। उदाहरण अच्छा आचरण, सेवा, संबंध, संवेदनशीलता आदि आप सोच सकते हो, सेंस, है ना। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक संस्था भी एक बुनियादी भूमिका है, परिवार के ठीक बाद है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि परिवार जिन मूल्यों का विकास होता है, उन मूल्यों का यहाँ सुदृढ़ीकरण होता है। यानी जो चीज़ आपके परिवार के अंदर आपको सिखाई गई है वो आगे चलकर शैक्षणिक संस्था में क्या होते हैं, वो कंसोलिडेट होती है, सुदृढ़ीकरण होते हैं। और परिवार के दायरे से बाहर मूल्यों का विकास इस भूमिका से ऊपर स्तर की शिक्षा प्रणाली से भी जुड़ने की बात सामने आती है। और सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की बहुलता की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें इससे अलग अलग की जाती है, लेकिन वो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो ये छोटा सा मैंने इसके साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश की है। तो ये आधे घंटे का लेक्चर और है। हालांकि ये मैंने आज एक शुरुआत के तौर पर आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है। और हर टाइप से आपको आंसर्स में कैसे लिखने, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसके बेस्ड पर आप आंसर लिख कर अल्टीमेटली अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हैं आप तो, और या टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट इन इन चीज़ों को आगे भी मैं और अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये वीडियो यहीं तक का। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।